मैं डॉक्टर दिग्विजय यादव आपका स्वागत करता हूं। आज मैं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए आधुनिक भारत के संदर्भ में हमारी उपयुक्त रणनीति क्या हो, उसके लिए कौन सी पुस्तकों का अध्ययन करें तथा कैसे उस परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकें। जबकि हमारी परीक्षा की पद्धति, जैसा कि अभी आरएएस का पेपर आया है, बहुत तेजी से बदल रही है और उसी अंदर संदर्भ में हम समझ सकते हैं कि आने वाले समय में हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर और फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर हिस्ट्री का पेपर कितना टफ आने वाला है, उसकी एक बानगी आरएएस में जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आए उनसे आप स्पष्ट समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस को देखेंगे, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बुक का चयन करेंगे। आज मैं अपने इस जो परिचर्चा है, लेक्चर है, इन चार महत्वपूर्ण पुस्तकों का आपको इनके विषय में बताऊंगा। साथ ही मैं ये भी बताने का प्रयास करूंगा कि मैंने इन पुस्तकों को कैसे पढ़ा था जब मैंने यूपीएससी और आरपीएससी की तैयारी करी थी, तथा इस सिलेबस के किस पार्ट के लिए इसमें से कौन सी बुक बेस्ट रहेगी उसका भी हम अध्ययन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। यदि हम ये देखें कि आरपीएससी का जो सिलेबस है हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का सेकंड पेपर के लिए, उसकी फर्स्ट यूनिट जो है वो आधुनिक भारत से रिलेटेड है। और मोटे तौर पर ये जो मुगल काल का जो पतन का दौर शुरू होता है 1707 के बाद से, वहां से स्टार्ट होती है और ये पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो हमारी 10वीं इकाई आ रही है यहाँ पर, इसमें ये खत्म हो जाती है, जिसके अंतर्गत मूल रूप से जो है आपकी लिंग्विस्टिक रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द स्टेट, 5 ईयर प्लानिंग, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग ड्यूरिंग द नेहरूवियन एरा, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सारे विषयों का अध्ययन किया गया है। तो मैं आपको क्रमवार समझाऊंगा कि किस पार्ट के लिए कौन सी बुक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आरपीएससी जिस तरह के पेपर बनाती जा रही है उस संदर्भ में यह स्पष्ट हो गया है कि आप किसी कोचिंग के नोट्स पढ़कर आप ये पेपर क्रैक नहीं कर सकते। जब तक आप इतिहास की मूल पुस्तकों को नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप इतिहास के श्रेष्ठ ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे, आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते। क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो बहुत ही गहरे डेप्थ से पूछे जा रहे हैं, जिसमें कि किसी भी कोचिंग का जो साधारण नोट्स है वो कहीं भी नहीं टिक पाएगा। तो आरपीएससी ये चाह रही है, पेपर सेटर भी ये चाह रहा है कि आप अब इतिहास को गंभीरता से लें, आप नोट्स पर ही डिपेंड ना रहे, नोट्स के अलावा जो सहायक ग्रंथ हैं, जो मूल ग्रंथ हैं, उनका आप अध्ययन करें। और मैं ये कहता हूं कि आधुनिक भारतीय इतिहास जो है वो भारतीय इतिहास के सभी कालखंडों में सबसे छोटा कालखंड है। मात्र 1707 से और 1947 तक का इतिहास, या उससे थोड़े बाद एक दशक तक का काल जो है इसके अंतर्गत आ रहा है। लेकिन ये काल सबसे टफ काल है। क्यों सबसे टफ काल है? कि सबसे इंपॉर्टेंट कि इसमें एक तरफ जनजातीय आंदोलन हो रहे हैं, एक तरफ कृषक आंदोलन हो रहे हैं, दूसरी तरफ क्रांतिकारी राष्ट्रवाद आ रहा है, साथ में भारतीय राष्ट्रवाद और विदेशी साम्राज्यवाद के मध्य में एक रस्साकशी चल रही है। बहुत सारी धाराएं इसके अंतर्गत से निकलकर सामने आती हैं। फिर ये इसलिए भी बहुत टफ हो जाता है कि भारतीय आधुनिक समाज की जो और राजनीति की जो बहुत सारी समस्याएं वो इसी काल में जन्म लेती हैं, चाहे वो जातिवाद है, संप्रदायवाद है, भाषावाद है, कृषि का पिछड़ापन है, वैज्ञानिक क्षेत्र की अवनति है, विऔद्योगीकरण है, वो सारी जड़ें आधुनिक भारत से ही निकल कर आती हैं। साथ में आधुनिक भारत इसलिए भी जटिल हो जाता है कि बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं हिस्ट्री के, वो यहीं से पनपने लगते हैं। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्ट्री, सबॉल्टन थ्योरीज, इसके अलावा वामपंथी इतिहासकार, फिर वामपंथियों में भी बहुत सारे धड़े हैं। तो जब तक हम उन स्कूल ऑफ थॉट्स को नहीं समझेंगे, तब तक हमें इस आधुनिक भारत के अंतर्गत बहुत सारी व्याख्याएं जो हैं हमको परेशान करती रहेंगी, हमको समझने में बहुत ही हमें कठिनाइयां होंगी। तो इसलिए आरपीएससी चाह रही है कि आप सिलेबस को बहुत ही डेप्थ पढ़ें, आप मूल पुस्तकों की तरफ जाएं। जैसे कि आप ये समझ सकते हैं कि आधुनिक भारत के संदर्भ में उपयुक्त रणनीति क्या हो। देखिए, कोई भी आप पेपर उपयुक्त रणनीति के बिना पास नहीं कर सकते, और किसी भी पेपर या किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की सबसे उपयुक्त रणनीति होती है कि पिछले 10 साल के उस पेपर से संबंधित पेपर उठाए जाएं। जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर, फर्स्ट ग्रेड, आपका आरएएस का पेपर, और आप देखें कि 10 साल में उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसकी प्रकृति में क्या चेंजेस आ रहे हैं। क्वेश्चन तथ्यात्मक ज्यादा पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन वर्णनात्मक ज्यादा पूछे जा रहे हैं, या बहुत सारे दूसरे फैक्ट्स बाहर से भी लिए जा रहे हैं। तो उसी के आधार पर हम इसको समझ पाएंगे। जैसे कि आरएस 2024 में प्रश्न आया है, जो एक बहुत ज्यादा टफ, तो मैं इस क्वेश्चन को नहीं कहूंगा, लेकिन एक केवल
कागजी नोट्स या पढ़ लेने से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला, क्योंकि कांग्रेस के उदारवादी चरण का जो विरोधाभास था, उसी विरोधाभास के ऊपर ये जो है क्वेश्चन केंद्रित है कि आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। आधुनिक यूरोप की समृद्ध लोकतांत्रिक एवं वैज्ञानिक संस्कृति का समर्थन किया गया था, पहला कथन। दूसरा कथन, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक पहलू की कड़ी आलोचना की गई थी। ये दोनों कथन देखने में एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत नजर आते हैं, लेकिन ये दोनों कथन सत्य है। और ये कथन इसलिए सत्य है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो उदारवादी चरण था, वो ब्रिटिश साम्राज्य के वास्तविक स्वरूप को उसी तरह पहचानने में असफल रहा था, जैसा कि 1860 में जो पबना में नील किसान आंदोलनों का विद्रोह हुआ था, वो एक तरफ तो टैक्स को हटाने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य से संघर्ष कर रहे थे, और दूसरी तरफ क्या नारे लगा रहे थे, हम महारानी के रैयत हैं, महारानी के रैयत ही बने रहना चाहते हैं। तो ये विरोधाभास इस समूचे पहले उदारवादी चरण में सामने आता है, लेकिन उसके बाद जो कांग्रेस का दूसरा चरण होता है, उसके बाद ये विरोधाभास खत्म हो जाता है। तो अर्थात आपसे एक जो है वो बहुत ही सटीक विश्लेषण और गहरी नॉलेज की अपेक्षा कर रहा है। तो इस संदर्भ में कौन सी उपयुक्त रणनीति लेकिन क्या हो, तो उस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि रणनीति तभी कारगर हो पाएगी जब आप श्रेष्ठ बुकों का चयन करेंगे। रणनीति तभी अमल में आती है जब उसका बैकअप करने के लिए प्रॉपर सपोर्ट हो। आपके पास आप नोट्स पढ़ रहे हैं और केवल नोट्स पे ही डिपेंडेंट हो गए किसी कोचिंग के, तो फिर आपको कोई असफल होने से नहीं बचा सकता है। तो इस हम देखेंगे, इस संदर्भ में हम श्रेष्ठ बुकों का अध्ययन करेंगे। तो पहली बुक आती है आधुनिक भारत का इतिहास, राम लखन शुक्ला। ये राम लखन शुक्ल की जो बुक है वो ये मेरे पास है, और ये लगभग 2002-3 से ही मेरे पास है। बुक को बहुत बार मेरे द्वारा पढ़ा गया है। सारी चीजें नहीं पढ़ी गई, जो जो टॉपिक मेरे काम के थे वो टॉपिक मैंने इसमें से पढ़े हैं। बहुत विस्तृत बुक है, लगभग 1000 पेज की बुक है, और 1707 के बाद से, स्पेशली 57 के बाद से और भारत की आजादी तक का शायद इतिहास का ऐसा कोई पहलू नहीं है जो इस बुक से छूटा हो। चाहे वो उपनिवेशवादी संघर्ष है, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी के तीनों चरण हैं शोषण के, चाहे वो राष्ट्रवादी आंदोलन है। यदि आपके पास वक्त है, आपके पास समय है, तो कृपया करके इस बुक का अध्ययन आप जरूर करें। इसमें से आप अंडरलाइन कर लें, इस बुक को पूरा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। जो जो आपको चैप्टर्स अच्छे लग रहे हैं, उन चैप्टर्स को पहले आइडेंटिफाई करें कि जिनके संदर्भ में आपके पास मटेरियल नहीं है, फिर आप उसमें से नोट्स अपने खुद अंडरलाइन करना सीखें, तभी ये पुस्तक है वो आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। बहुत विस्तृत बुक है, इसके लिए बहुत टाइम चाहिए इस बुक को पढ़ने के लिए, तभी इसका आप सदुपयोग अपनी परीक्षा में कर पाएंगे। लेकिन यदि आपके पास समय का थोड़ा अभाव है, आपके पास समय की कमी है, तो फिर आप इस पुस्तक से थोड़ा सा दूर हट जाइए। तो फिर इस संदर्भ में दूसरी पुस्तक आती है आधुनिक भारत का इतिहास, यशपाल और ग्रोवर। ये बुक भी बहुत अच्छी बुक है, नो डाउट। और मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत में जो वायसरायों का काल है, भारत में जो अंग्रेजों का, ब्रिटिश सत्ता का भारत में विस्तार के संदर्भ में जो युद्ध हो रहे हैं, चाहे वो मराठों के साथ हो रहे हैं, चाहे वो मैसूर के साथ हो रहे हैं, चाहे वो पंजाब के साथ हो रहे हैं, उन संघर्षों के संदर्भ में तथा वायसरायों के कालों के संदर्भ में, साथ ही में भारत का जो संवैधानिक विकास हो रहा है उसके संदर्भ में ये बुक श्रेष्ठ बुक है। इस बुक में फैक्ट्स की भरमार है। ये बुक विश्लेषण के स्तर पर बहुत कमजोर है। इससे पहले जो मैंने बुक बताई थी, विश्लेषण के स्तर पर बहुत ही अग्रणीय बुक है, लेकिन ये जो बुक है इसमें फैक्ट्स की भरमार है। और फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि फैक्ट्स भी कई बार सीधे सीधे डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज में अब आरपीएससी में पूछे जाने लग गए हैं। तो ये बुक हमें जो 1885 से पहले की हिस्ट्री है, मैं कहना चाहूंगा 1707 से 1885 कांग्रेस की स्थापना के मध्य का जो काल है, उस काल के लिए बुक बहुत ही अच्छी है। आप इस बुक को निश्चित रूप से पढ़ सकते हैं, और बहुत ही सिंपल और सरल लैंग्वेज है इस बुक की, तो आपको इस बुक को पढ़ने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। 1707 से 1885 के इतिहास के संदर्भ में, आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में आप इस बुक का अध्ययन कर सकते हैं। अब इसके बाद आपकी बुक आती है आधुनिक भारत का स्वतंत्र, इसका नाम विपिन चंद्र और मृदुला मुखर्जी।
ये बुक भी मेरे पास है। और मैं कहना चाहूंगा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के संदर्भ में ये बुक बेस्ट बुक है। यूपीएससी में विभिन्न पीसीएस परीक्षाओं की मेंस के लिए इस बुक को हाईली रिकमेंडेड किया जाता है। और आप भी इस बुक को बिना कोई संशय किए इस बुक को पढ़ सकते हैं। पतली बुक है, बहुत ज्यादा बड़ी बुक नहीं है, लगभग 250-300 पेज की बुक है। अगर मैं पेज बताना चाहूंगा तो ऑलमोस्ट आपके इस बुक के अंदर जो है 450 पेजेस हैं। तो लेकिन इसको बुक को पढ़ने में टाइम नहीं लगता, एक तो सरल बुक है। दूसरा, ये बुक जो 1885 के बाद से भारत में जो गांधीवादी चरण शुरू होता है, 1920 के बाद से गांधीवादी आंदोलन की रणनीति है, उसके संदर्भ में ना केवल फैक्ट्स बल्कि बहुत सारे हमारे जो सिद्धांतिक संशय होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में ये बुक लाजवाब है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय जो दिल्ली विश्वविद्यालय की एक शाखा है, उसने इतिहास के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही, मैं कहता हूं, सराहनीय कार्य किया है। एक से एक शानदार बुक एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया में निकाली है, जिसकी वजह से हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी थे उनके सामने जो पाठ्य सामग्री का संकट का प्रश्न था वो बहुत हद तक सॉल्व हो गया है। तो कॉन्सेप्चुअल बेस के लिए और विशेष रूप से गांधीवादी चरण का इतिहास 1920 से बाद का 1947 तक का इतिहास है, जिसमें वामपंथी धारा भी है, बहुत सारे क्रांतिकारी मूवमेंट्स भी हैं, उनके अध्ययन के लिए आप इस बुक को बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल उपयोग कर सकते हैं। अब आती है आजादी के बाद का भारत। देखिए, आजादी के बाद का भारत, पहले ये फील्ड से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन अब आने लग गए हैं। और हमारे तो ये 10th इकाई जो है आधुनिक भारत की, वो स्पष्ट रूप से इस बुक से आधुनिक भारत से ली गई है, जिसमें है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस नेशन बिल्डिंग, द लिंग्विस्टिक रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द स्टेट, 5 ईयर प्लानिंग, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग ड्यूरिंग द नेहरूवियन एरा, डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये बुक भी मेरे पास है। एक्चुअली में ये जो बुक है, ये आजादी के बाद के भारत को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विपिन चंद्र एक मूलतः एक इकोनॉमिक हिस्टोरियन थे, जो वामपंथ के कलेवर में अपनी बातों को प्रस्तुत करते थे। और ये पुस्तक, हालांकि इसका कैलेबर बहुत बड़ा है, लगभग 950 पेज की बुक है, लेकिन इसमें से सभी चैप्टर आपको नहीं पढ़ने, इसमें से कुछ ही चैप्टर हैं जो आपके मतलब के हैं, जिसमें कि 5 ईयर प्लानिंग भारत में कैसे की गई, जब भारत आजाद हुआ तो उस वक्त उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी। फिर इसमें एक अलग से चैप्टर दे रखा है कि जमींदारी उन्मूलन किन परिस्थितियों में किया गया, हदबंदी कानून, भूमिबंदी कानून, वो सारा हिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य से समझाया गया है। हालांकि ये इकोनॉमिक्स का पार्ट भी है ये वाला पोर्शन, लेकिन इकोनॉमिक्स में आप यदि पढ़ेंगे तो उसकी जो लैंग्वेज होती है वो एज ए इकोनॉमिस्ट लिखी हुई होती है। लेकिन चूंकि आप हिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हैं, इसलिए आजादी के बाद भारत जो पुस्तक है विपिन चंद्र, मृदुला मुखर्जी और आदित्य मुखर्जी की, ये हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से इन चीजों का विश्लेषण करती है। साथ ही में जो भाषाई आंदोलन हो रहे थे उसमें भी बहुत गहरे ढंग से दृष्टिपात करती है। सॉरी, मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आप इन चारों बुकों में से कम इन 3 बुकों का तो आप अध्ययन कर ही सकते हैं। ये तीनों बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, आजादी के बाद भारत और आधुनिक भारत का इतिहास। आप इन तीनों बुकों को निश्चित रूप से पढ़िए। और ऐसी कोई वजह नहीं है कि इस पेपर में ये जो आपका इकाई फर्स्ट है, इकाई पेपर सेकंड की, इसमें आपके अच्छे अंक नहीं आए, क्योंकि मेरा खुद का एक ट्रस्टेड मेथड रहा है कि मैं हमेशा बुक से अध्ययन करता हूँ। नोट्स बहुत ही कम यूज करता था, तो मैं भी करता था, ऐसी बात नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं भी नोट्स यूज करता था, लेकिन मेरा मूल बल जो रहता था वो बुक्स पे ही रहता था। तो आपसे भी मेरी ये गुजारिश है कि आप भी पुनः पुस्तकों की तरफ लौटें, क्योंकि इससे ना केवल आपको इतिहास को वास्तविक रूप से समझने में मदद मिलेगी, बल्कि आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा में बेहतरीन अंकों के साथ पास होंगे। लेक्चर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।